नमस्कार, द रेड माइक दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। मेरे साथ हैं सौरभ कुमार शाही जी। आपका बहुत बहुत स्वागत। और आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में चर्चा दुनिया भर में हो रही है, लेकिन उसको बारीकी से समझना बहुत जरूरी है कि इजरायल ने जो किया वो क्यों किया। ईरान के एक ठिकाने पर दमिश्क में यानी कि सीरिया में हमला क्यों किया और इसके परिणाम क्या होंगे। आइए इस पर एक एक करके बात करते हैं। शाही साहब, एकदम शुरू से शुरू किया जाए और ये जानने का प्रयास किया जाए कि सबसे पहले हुआ क्या। तो इजरायल ने ईरान के जो ठिकाने हैं उन पर कहां हमला किया और क्यों। दमिश्क में जो ईरानियन एम्बेसी है और ईरानियन एम्बेसी कॉम्प्लेक्स है, उसमें एक एम्बेसी की बिल्डिंग है और उसका एक एनेक्स है जिसमें रेजिडेंशियल बिल्डिंग है जहां एम्बेसडर और तमाम जो डिप्लोमेट्स हैं वो रहते हैं। तो ये हमला जो है उस एनेक्स बिल्डिंग पे किया गया और वहाँ जो सबसे सीनियर ईरानियन एडवाइज़र, मिलिट्री एडवाइज़र सीरिया में हैं, जो IRGC, जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर, जो सीरियन गवर्नमेंट के इन्विटेशन पे सीरिया में है और वहाँ आतंकवादियों से लड़ रहा है, खासकर इस्लामिक स्टेट और जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें जो सबसे सीनियर एडवाइज़र हैं वो ब्रिगेडियर रज़ा ज़ाहिदी है। उनका असैसिनेशन किया और उसके साथ उनके एक डेप्यूटी का भी असैसिनेशन किया और 3-4 और जो मिलिट्री एडवाइजर्स थे डिफरेंट रैंक्स के, उसमें कोई कर्नल था, कोई मेजर था, उस रैंक के जो भी ऑफिसर्स हैं उनको मारा। लेकिन जो सबसे बड़े जनरल जिनको मारा वो ब्रिगेडियर रज़ा ज़ाहिदी थे और वो IRGC का जो पूरा ऑपरेशन है सीरिया के अंदर में उसके हेड थे। ये अभी तक ये होता रहा है कि ईरानियन जो जनरल सीरिया में हैं मौजूद, उनको इजराइल उन पे हमला करता रहा है। कई दफ़े ऐसा हुआ है कि उनके प्राइवेट घरों पे हमला हुआ है, या कई बार ऐसा हुआ है कि वो कार से कहीं जा रहे हैं तो कार पे हमला हुआ है। लेकिन ये पहली बार हुआ है जब एम्बेसी प्रेमाइसेस पे हमला हुआ है। ये कल किसी ने कहा कि ये पहली बार शायद दुनिया में हो रहा है कि एक मिलिट्री पावर एक ही साथ वियना कन्वेंशन और जेनेवा कन्वेंशन दोनों को एक तरीके से नहीं मान रही है। तो वियना कन्वेंशन आपको पता है, उसके अंतर्गत आप जो एम्बेसी के ठिकाने होते हैं, जो भी एम्बेसी होता है और उसके जो रेसिडेंशियल एरियाज़ होते हैं वो आउट ऑफ मिलिट्री बाउंड होते हैं, उस पर हमला नहीं किया जाता जानबूझ के। यूगोस्लाविया वॉर के वक्त अमेरिका ने चीनी दूतावास पे हमला किया था, लेकिन वो जानबूझ के नहीं किया गया था और अमेरिका ने उसके लिए रिग्रेट जताई थी। ये जानबूझ के हमला किया गया है और ये डायरेक्ट वायलेशन जिसको कह सकते हैं वो उस पैक्ट का है, जो कि सारे UN के मेंबर कंट्रीज उस पर सिग्नेटरी हैं। जी शाही साहब, इजराइल को क्यों ज़रूरत महसूस पड़ी ये करने की, और इसके पीछे क्या इजराइल में डोमेस्टिक पॉलिटिक्स एक कारण हो सकती है, इस पर ज़रा बताइए। नेतन्याहू ने जो 7 अक्टूबर के बाद अपने जो टारगेट्स रखे थे स्ट्रेटेजिक गोल्स अचीव करने के गाज़ा में, वो अचीव नहीं हो रहे हैं। दूसरा ये है कि प्रेशर नेतन्याहू के ऊपर बन रहा है। हालांकि इजराइल में जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो इस वॉर को सपोर्ट करती है और अभी भी 62 से 65% इजरायली कहते हैं कि ये लड़ाई जारी रहनी चाहिए, लेकिन जो अपनी अप्रूवल रेटिंग नेतन्याहू की है वो बहुत नीचे, वो 30 के आसपास पहुंच चुकी है। और नेतन्याहू को आपको पता है उन पर कई केसेस चल रहे हैं करप्शन के, और अगर नेतन्याहू प्रधानमंत्री नहीं रहते हैं तो ये करप्शन केसेस उन पर, क्योंकि अभी उनको चूँकि वो इस पोस्ट पे हैं जहाँ पे उनको रिप्राइव मिला हुआ है, अगर वो प्रधानमंत्री नहीं रहते हैं तो वो जेल जाएंगे। तो वो किसी भी सूरत हाल में वो नहीं चाहते कि ये वॉर रुके, क्योंकि अगर इस वॉर के रुकने का मतलब है कि लोग फिर पूछेंगे कि आपसे इतनी बड़ी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक क्यों हुई और उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। अमेरिका का भी प्रेशर बन रहा है धीरे धीरे, उनके जो कॉलिशन पार्टनर्स हैं उनको बार बार कह रहा है कि तुम इसमें से पुल आउट कर लो और इसकी सरकार जो गिर जाए। यहाँ जो है तो डोमेस्टिक कंजम्पशन से ज़्यादा सेल्फ प्रिजर्वेंस यहाँ पे बहुत बड़ा इशू है। इजराइल को लगता है कि चूंकि हमारे स्ट्रेटेजिक गोल्स अचीव नहीं हुए हैं, अगर हम डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन ईरान के साथ करते हैं, यानी हम रेज कर देते हैं स्टेक को, तो अमेरिका को मजबूरी में हमारा साथ देना पड़ेगा। ये सारी कवायद इसलिए है कि वो चाहते हैं कि अमेरिका इस वॉर में, जिसमें कि अभी तक वो डायरेक्टली मुलविस नहीं है, मुलविस इस मामले में है कि हथियार भेज रहा है और इंटेलिजेंस गैदरिंग कर रहा है, स्पेशल फोर्सेज है, उनके साथ जाके अटैक नहीं कर रहा। वो चाह रहा है कि अमेरिका किसी तरह आके इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाए इस फाइट में, और उससे ये होगा कि जो एक प्रेशर इजराइल पे बिल्ड हो रहा है वो प्रेशर डिसिपेट हो जाएगा, ये वो बढ़ जाएगा। लेकिन शाही साहब, ऐसा है कि अमेरिका से जब ये पूछा गया, जब ये अटैक हुआ, जब ये हमला हुआ और उनसे पूछा गया बताइए साहब आप इसको किस तरीके से देखते हैं, उनका ये कहना
कि हमें तो मालूम ही नहीं था इसके बारे में। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? मतलब ये क्या ये इजराइल के मिस एडवेंचर या इजराइल में भी नेतन्याहू के मिस एडवेंचर की तरह प्रस्तुत होता जा रहा है? वो बिल्कुल, कि अमेरिका भी ऐसा नहीं है। अमेरिकन इजरायली रिलेशनशिप को अगर आप देखते हैं तो अमेरिका में भी एनालिस्ट हैं उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, इट इज़ द टेल दैट वैग्स द डॉग नॉट द अदर वे अराउंड। कुत्ता पूंछ नहीं हिला रहा, पूंछ कुत्ते को हिला रहा है। यानी जो इसमें जो इन्फीरियर मिलिट्री पावर है, जो इन्फीरियर डिप्लोमेटिक पावर है, वो मजबूर करता है सुपेरियर मिलिट्री और डिप्लोमेटिक पावर को अपने यानी लाइन को टो करने के लिए। तो बेसिकली यहाँ आइडिया ये था कि अमेरिका को भी ये वार्निंग दी गई 30 मिनट पहले, उनको बताया गया कि हम ईरानियन जनरल को मार रहे हैं, कि वो कुछ कर भी ना सके, आप रोक भी ना सके, इस तरह की चीज़। अमेरिका ये देखिए, ये बहुत ही कैलकुलेटेड इजराइल ये करता है। अगर आप ईरान को देखो तो ईरान के आसपास जो भी बड़े मिलिट्री एसेट हैं वो अमेरिका के हैं, इजराइल के नहीं है। तो अमेरिका को हमेशा ये डर रहता है कि रिटेलिएशन हमारे ठिकानों पे होगा। हमारे जो ठिकाने हैं सीरिया के अंदर जो इलीगल ठिकाने हैं, या इराक में जो उनके बेसेस हैं, या और जो कंट्रीज़ हैं उसमें वहाँ उनके बेसेस हैं, तो उनको ये लगता रहता है कि ईरान इस पर हमला ना कर दे। ये चाहता है इजराइल कि ईरान इन ठिकानों पे हमला करे ताकि अमेरिका को डायरेक्ट इस वॉर में इन्वॉल्व हो जाए। तो इस तहत वो की गई है ये, मतलब बिल्कुल सोच समझ के। इसको सैमसन प्लान कहते हैं कि हम तो डूबेंगे सर, हम सबको लेके डूबेंगे। ये इन्होंने एक प्लान बनाया था, इसको सैमसन प्लान कहते हैं, इजराइल का है वो। सैमसन प्लान ये है कि अगर कभी हमारे एग्जिस्टेंस पे खतरा आएगा तो वील वांट द होल वर्ल्ड टू कोलैप्स। इसको सैमसन प्लान कहते हैं। ये बहुत पहले बनाई गई थी, अब ये बेसिकली इसको एक तरीके से ये लोगों के सामने आ चुका है, क्योंकि डिक्लासिफाई जो डॉक्यूमेंट्स में उसमें इस प्लान की चर्चा की गई है। हम चाहेंगे कि दर्शक इसके बारे में पढ़ें भी, गूगल भी कर सकते हैं उसके बारे में, उनको और जानकारी मिले। वेरी इंटरेस्टिंग। सैमसन प्लान को ही आगे बढ़ाता हुआ इजराइल की अटैक हम करेंगे, लेकिन उसके जो परिणाम हैं वो अमेरिका को भयभीत होकर के पूरा विश्व इजराइल के साथ जुटे। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ईरान क्या सोच रहा है? अभी तक ये कोई पहली बार नहीं है कि ईरान के किसी बड़े जनरल को या किसी उसको इजराइल ने मारा है। ईरान के अंदर भी असैसिनेशन अटेम्प्ट्स, कई जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, कई जनरल्स हैं, उनको पहले भी मारे गए हैं। सीरिया के अंदर भी बहुत जनरल मारे गए हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ है कि, क्योंकि आपको मैं यहाँ दर्शकों को बता दूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी देश में जो दूसरे देश का एम्बेसी होता है, जो सिफारत खाना होता है, ये उस देश की मिट्टी मानी जाती है। यानी अगर इंडिया में जो अमेरिका का एम्बेसी है वो अमेरिकन लैंड माना जाएगा, इसलिए तो वो एम्बेसी सीरिया में है, लेकिन वो ईरानियन लैंड मानी जाएगी। यानी कि आपने ईरान पर हमला किया है, उसको इस तरह से माना जाएगा। भले ही वो दमिश्क में हुआ हो, लेकिन वो ईरान पे हमला है। तो अभी तक ईरान ये करता रहा है कि वो इमोशनल रिटेलिएशन नहीं करता, वो स्ट्रेटेजिक वो एम्बिगिटी रखता है। वो देखता है कि इसमें हमारा लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को हम कैसे सर्व कर सकते हैं किसी इंसिडेंट को लेके। तो ये कभी नहीं होगा कि आपने डायरेक्ट अटैक किया तो 1 घंटे बाद ईरान ने अटैक कर दिया। वो एक माहौल बनाता है जिसको वो कहता है बॉइलिंग द फ्रॉग। आप गर्म पानी में फ्रॉग को धीरे धीरे बॉयल करते हैं, यानी आप पूरे रीजन के क्लाइमेट को, रीजन के सिचुएशन को इस तरह क्रिएट करते हैं कि वहाँ से आपका जो दुश्मन है उसको भागना पड़े, उसको निकलना पड़े। अमेरिका के साथ उसकी यही हमेशा से ऐसा ही रिटेलिएशन रहा है। जैसे कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद भी उसने सिचुएशन इराक में ऐसा क्रिएट किया कि आज अमेरिका बात कर रहा है इराक से कि हमको भाई यहाँ से अब निकलना है। तो जनरली ये होता है। लेकिन ये भी है कि अगर वो रिटेलिएट डायरेक्ट नहीं करता इजराइल के किसी ठिकाने पर, तो उससे जो जिसको वो रेसिस्टेंस एक्सिस कहता है, जो रीजनल पार्टनर्स हैं उसको ये लगेगा कि अब ये डेटरेंस जो है वो रिस्टोर नहीं हुआ, यानी डेटरेंस को रिस्टोर करना है। तो रिस्टोरिंग द डेटरेंस और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक जो विज़न है कि हम इस रीजन से इसको डिमिनिश कर दें, इजराइल को कर दें, उसके बीच में वो तमाम प्लानिंग्स कर रहा है। अब मसला ये है कि अनलाइक इजराइल, जिसको कि एक डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है, एक तरीके से इम्प्यूनिटी आप कह सकते हैं, कि वो बार बार सीरिया के उल्लंघन कर रहा है उसके सॉवरेनिटी को, लेकिन यूएन कुछ नहीं कह रही, क्योंकि वेस्ट में उसका एक कंट्रोल है वहाँ के गवर्नमेंट्स पे। तो वो चीज़ ईरान के पास है नहीं। तो ईरान तो ये तो नहीं कर सकता कि ईरान की अब इजराइल की एम्बेसी जी अजरबैजान में है तो उस पर हमला कर दें, क्योंकि अजरबैजान कहेगा जी हमारी सॉवरेनिटी का क्या हुआ। ठीक है, अच्छा, जो ऐसे कंट्रीज जो जिसके अच्छे संबंध है ईरान के साथ, वहाँ इजराइल की एम्बेसी ही नहीं है कि वहाँ पर आप उसको हमला कर दें। तो टिट फॉर टैट मुश्किल लगता है, क्योंकि वैसा कोई जगह नहीं हो सकता है। जॉर्डन में जो एम्बेसी है वहाँ पे हमला किया जा सकता है, क्योंकि जॉर्डन एक ऐसा है जिसके साथ ईरान के बहुत अच्छे संबंध नहीं है और वहाँ इजरायली एम्बेसी भी है, हो सकता है उस पर हमला कर दे। लेकिन
कोशिश ये रहेगी कि इंडिविजुअल लेवल पे इनके जनरल्स और इनके जो बड़े डिप्लोमेट्स हैं उनको दुनिया भर में टारगेट करने की, रेदर देन कि एक कोई बड़ा मिसाइल अटैक करे। बड़ा मिसाइल अटैक भी एक किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे होगा। जैसे गोलान हाइट्स है, जहाँ पे जो इजरायली कब्जे में जो गोलान हाइट्स का इलाका है उस पर हमला कर सकते हैं, या उसके आसपास कोई स्ट्रेटेजिक बेस है जिस पे हमला हो सकता है। लेकिन के अंदर हमला होने की कितनी गुंजाइश? क्योंकि गोलान हाइट्स जो है उस पर इजराइल का कब्जा है, तो वो इजराइल का टेरिटरी मानता है। अमेरिका ने भी उसको अप्रूव कर दिया कि इजराइल की टेरिटरी है। इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको इजराइल की टेरिटरी नहीं मानती, वो उसको सीरिया की टेरिटरी मानती है। लेकिन चूंकि उस पर 40-50 सालों से इजराइल का कब्जा है और वहाँ इजरायली रहते हैं और उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, तो उस पर हमला होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये ऑप्शंस ईरान के पास हैं। दूसरा ये है कि साइबर अटैक एक बहुत बड़ा ऑप्शन है, कि आप किसी बड़े उनके सर्वर को अटैक कर दें, किसी न्यूक्लियर उसको इलेक्ट्रिक प्रोड्यूसिंग प्लांट को आप डिसेबल कर दें, इस तरह के। क्योंकि जब वॉर हो रहा है तो उस समय इस तरह का कोई भी डिसरप्शन जो है वो वॉर को फर्दर कॉम्प्लिकेट करता है, तो इस तरह का भी कोई रिटेलिएशन वो वहाँ पे कर सकता है। और ये एक शॉर्ट टर्म प्लान है, लॉन्ग टर्म प्लान है? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ईरान की तरफ से यूनाइटेड स्टेट्स को ये हिदायत दी गई है कि आप साहब बाहर रहिए इससे। जी, ये हमारा और इजराइल का मसला है। हाँ, हमले के कुछ 20 मिनट के अंदर जो हॉटलाइन है उस पर अमेरिका ने ईरान को ये कहा कि मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था और हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, ताकि ईरान अमेरिकन बेसिस पे हमला ना करे, जैसे इराक में उसने। अच्छा शाहिद साहब, इसका भी एक इतिहास है। फ्रॉम 1979 जब उनकी एम्बेसी में किस तरीके से एम्बेसी के स्टाफ को तेहरान से बाहर निकाला गया, कैनेडियन सिटीजन्स बना करके निकाला गया, उस समय से और अब भी कई बार इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये बात चर्चा में बहुत बार आती है कि ईरान ने यूनाइटेड स्टेट्स के नाक में दम काफ़ी हद तक किया हुआ है। मतलब ये एक ऐसा जिसे कहें कि एक इंटरनेशनल स्टेट है जिसको उस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स या इंटरनेशनल कम्युनिटी कब्जा नहीं कर पाई या कंट्रोल नहीं कर पाई जैसा कि वो बाकियों को। वो इनफैक्ट तो ये टेढ़ी खीर है। हाँ, मतलब ये आसान नहीं, क्योंकि अभी आसान होता तो आज तक अमेरिका उस पर अटैक कर चुका होता है। उसको पता है कि ये जो रिटेलिएशन होगी वो बहुत ही भयानक रिटेलिएशन वहाँ से हो सकती है। अच्छा, लोग ये भी नहीं समझते, अगर आप इंटरनेशनल फायर पावर की रैंकिंग देखेंगे तो उसमें ईरान काफ़ी ऊपर काउंट होता है। एक फायर पावर की एक रैंकिंग होती है जो ये बताती है कि दुनिया में एक कंट्री मिलिटरीली कितना मजबूत है, उसमें ईरान की रैंकिंग काफ़ी ऊपर आती है। वो कोई इट्स नॉट अ पुश ओवर, वो इट्स नॉट इराक, वो इराक नहीं है, वो सीरिया नहीं है, इट्स नॉट अ पुश ओवर। तो आप जाए कब्जा कर लें, तो इसलिए वहाँ पे जो है डायरेक्ट अटैक करना कोई आसान काम नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, नेतन्याहू भी इसलिए चाहता है कि अमेरिका इसमें मुलव्विस हो, क्योंकि इजराइल को भी पता है कि वो डायरेक्ट कन्फ्रंट ईरान को नहीं कर सकता। अगर आप हमास को 6 महीने में हरा नहीं सकते एक छोटे से हिस्से में, जो कि मुश्किल से 30 किलोमीटर बाई 10 किलोमीटर का इलाका है, उसमें आप नहीं जीत सकते, तो पूरे ईरान से आप कैसे जीतेंगे? तो ये उसे भी पता है, इसीलिए वो चाहता है कि ये हमारे तरफ से अमेरिका इसमें तो आपको नहीं लगता है कि ये जो प्लान था इजराइल का, ये कोई बहुत ज्यादा सफल नहीं हुआ? क्योंकि यूएस ने तो नहीं बोला है, बट क्योंकि अभी तक रिटेलिएशन ईरान ने किया नहीं है। अच्छा, तो जब वो करेंगे तो उसके बाद की क्या? ये है सैमसन प्लान। वेरी इंटरेस्टिंग। अब मैं आपसे एक चीज़ ये पूछना चाहता हूँ कि ये तो हो गया इजराइल का प्लान, ईरान का प्लान, यूएस का कोई प्लान नहीं। आते हैं हिंदुस्तान पर। देखिए, इसके इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत रैमिफिकेशंस हैं, क्योंकि अभी हमने देखा लखनऊ से भर भर के रिक्रूटमेंट हुई और बहुत सारे हिंदुस्तानी इजराइल गए। हिंदुस्तानी ईरान में भी हैं, हिंदुस्तानी कुछ हद तक सीरिया में भी। जी जी। ऐसे में अगर ये लड़ाई होती है तो हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी अपने आप को कहाँ पाते हैं? क्योंकि मेरे ख्याल से भारत की तरफ से एक ये एडवाइजरी या एक सूचना दे दी गई है कि भाई हमारे हिंदुस्तानियों को आप सुरक्षित रखें। देखिए, जो इजराइल गए हैं इंडियंस, उसमें मोस्टली जिसको हम लो स्किल्ड ऑपरेटिव्स कहते हैं, यानी ड्रिलर हैं या प्लम्बर हैं या इस तरह के कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, तमाम लोग जो अभी गए हैं, हाँ, जो इजराइल गए हैं। तो इजराइल ये तो कहता है कि हम इनको कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में लगाएंगे, पर ये नहीं कहता कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में कहाँ लगाएंगे, कि इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो बॉर्डर पे जो सेटलमेंट्स, जो इलीगल सेटलमेंट्स इजराइल ने बना रखे हैं, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में रखे हुए हैं, क्योंकि वो बार बार वो सेटलमेंट्स का एक्सपेंशन करते हैं, इलीगल एक्सपेंशन होता है, तो वहाँ उनको लोग चाहिए, तो उसमें कई इंडियंस उसमें काम कर रहे हैं। और फिर तो वही जो है वहाँ हमला होने के चांसेस ज़्यादा हैं और मरते भी हैं। अभी आपने देखा जो एक कॉर्नेट मिसाइल से हिजबुल्ला ने हमला किया जब इजराइल के एक बॉर्डर ठिकाने पर, तो 3 सैनिक इजराइल के मारे गए और 2 हिंदुस्तानी मारे गए जो वहाँ काम करते थे। ठीक है, ये भी न्यूज़ आ गई कि जी वो मर्सिनरी थे इंडिया के। नहीं, मर्सिनरी नहीं थे, वो मजदूर थे, वो थोड़े से हाई स्किल्ड थे, लेकिन उनको ये नहीं बताया गया कि तुमको काम कहाँ पे करना है।
तो ये जो यहाँ से जा रहे हैं, ये जा तो रहे हैं ये सोच के कि विदेश में जा रहे हैं, वहाँ पे हमें कमाई का कोई जरिया मिलेगा, यहाँ जिस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट का हाल है उससे वो होके जा रहे हैं, कि लोग मजबूर हैं एक लड़ाई वाले मतलब वॉर जोन में जाने के लिए काम करने में, और वो वॉर जोन में उनको इस्तेमाल भी वहां किया जा रहा है जहां सबसे ज्यादा खतरा है। इनफैक्ट वो किसी ने कहा था कि भूखे मरने से अच्छा है कि मिसाइल से मारे जाएं, किसी मजदूर ने ये बात कही। तो आप उससे समझने की सिचुएशन क्या है। और मैं आपको बताऊं, अगर ये थोड़ा भी और ये बढ़ता है वॉर, तो इसमें बड़ी संख्या में इंडियन मारे जाएंगे, क्योंकि ये इनको लगाए गए उन इलाकों में जहां पर कंस्ट्रक्शन एक्सपेंशन वो कर रहे हैं, और वो इलाके हैं जहां पर पहले अटैक होगा। तो इसमें बड़ी तादाद में बॉडीज आने की संभावना है अगर वॉर फैलता है तो ये इसी वजह से हिंदुस्तान जो है वो चिंतित भी है, जो एडवाइजरी दे रहा है, exactly, जो कह रहा है कि लड़ाई ना करें। पहले तो मेरे ख्याल से शुरू में इनको अप्रूव नहीं करना चाहिए था ये, क्योंकि आप जानबूझ के वैसे जगह पे क्यों भेज रहे हैं जहां फिर आपको इवैक्यूएशन करने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करना पड़ेगा। लेकिन खैर मुझे लगा कि शायद यहाँ भी इनको ये लगता था कि ये महीने भर में हमास को ख़त्म कर दिया जाएगा और ये वॉर ख़त्म हो जाएगी। ये इनका भी मेरे ख्याल से गेस था, जो गेस सफल नहीं हुआ। अब लोग चले गए हैं, लड़ाइयाँ चल रही हैं और लड़ाई और भी एक्सपेंड होने के चांसेस। बहुत बहुत धन्यवाद शाही साहब हमसे बात करने के लिए, और बहुत ही कम शब्दों में और सटीक तरीके से ये बताने के लिए कि ये हो क्या रहा है। तो ये चिंता बनी रहेगी उन हिंदुस्तानियों के लिए भी जो वहाँ हैं, और विश्व भर में भी एक जो सस्पेंस फैक्टर है वो ये रहेगा कि यूनाइटेड स्टेट्स इसमें इन्वॉल्व होता है या नहीं। अगर इन्वॉल्व हो जाता है तो आप ये समझ सकते हैं कि फिर ये बहुत बड़ी जंग, मतलब जिसमें दुनिया के कई प्लेयर्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, उस तरीके की जंग में तब्दील हो सकता है। तो अगर ये होगा या नहीं, ये आगे पता चल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद शाही साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए।